क्या इजराइल और ईरान जंग का दायरा फैलने जा रहा है? क्या अमेरिका बरह रास्त इस जंग में शामिल होने के लिए तैयार है? इस हवाले से बड़े मुतजाद इशारे आ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के 2 रोज़ बाद आज अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि जी ट्रंप हमले की मंजूरी दे चुके हैं। लेकिन ट्रंप साहब जो है खुद ईरान पर हमले की मंजूरी की खबरों की तरदीद करते दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप साहब का कहना है कि जिन खबरों में कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि उन्होंने अभी तक हतमी फैसला नहीं किया। उनका कहना था कि वक्त आने पर 1 सेकंड पहले वो फैसला करेंगे। दूसरी जानिब रूस और चीन ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि जी जंग का दायरा ना फैलाया जाए। एक तरफ बड़े ममालिक की सिफारतकारी है तो दूसरी जानिब इजराइल और ईरान मुसलसल एक दूसरे पे हमले कर रहे हैं। ईरान ने पहली बार मोलिक सजील मिसाइल जो है इजराइल पे दागे, जिससे कम अज़ कम 25 इजरायली शहरी जो हैं हलाक हुए और 133 के करीब जो हैं ज़ख्मी हुए। इजराइल ने भी ईरान के एक हैवी वाटर जो रिएक्टर था, प्लांट था, उसको निशाना बनाया। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया कि जी हमले से जौहरी ताबकारी का खतरा नहीं। इजरायली हमलों से अब तक जो है ईरान में हलाकतों की तादाद जो है 639 के करीब हो चुकी है। इजराइल ईरान जंग के पस मंज़र में सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो 2 घंटे तवील मुलाकात हुई, उसकी अहमियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। क्या पाकिस्तान जो अमरीका और ईरान दोनों के साथ राब्ते में फायरबंदी में कोई किरदार अदा कर सकता है? क्या वजह है कि भारत में इस मुलाकात के बाद सदर ट्रंप के खिलाफ जो है प्रोपेगेंडा मुहिम ज़ोरों शोर से शुरू हो गई है? क्या ये मुलाकात पाकिस्तान अमरीका ताल्लुकात को नई जहत देगी? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, साबिक़ वज़ीर इत्तलात। मुशाहिद साहब, ये जो अमरीकी सदर और हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात हुई, उसकी बाज़गश्त आज भी जारी और मेरे ख्याल में बहुत दिनों तक जारी रहेगी। लेकिन मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा गुफ्तगू के आगाज़ में भारतीय मीडिया के रद्द-ए-अमल पे। जिस तरह से उन्होंने सदर ट्रंप के खिलाफ किरदार कशी की मुहिम जो है शुरू की हुई है, वो आपके ख्याल में क्या वजह है उसकी? कितना ज़्यादा वो नाला है? हालांकि भारत और अमेरिका आज भी स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं एक दूसरे के। जी अस्सलाम वालेकुम जी आमिर ज़िया साहब और आपके व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। भारत को बहुत तकलीफ हो रही है। वो इतनी तकलीफ है कि वो इस वक्त मेरे ख्याल में दिल्ली में सफ़े मातम बचा हुआ है, क्योंकि उनको ये था जो सारा उनका मंसूबा था, सारी उनकी जो स्कीम थी, सारी जो उनकी कोशिश थी, काविश थी पाकिस्तान के ख़िलाफ़, कि पाकिस्तान को कहें ये दहशतगर्द है, पाकिस्तान को तनहा करें, पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बदतरीन किस्म का प्रोपेगेंडा करें और फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को भी डीमोनाइज करें, उनके ख़िलाफ़ झूठी खबरें फैलाएं। सारा वो उनका मंसूबा जो था, स्ट्रेटजी जो थी पाकिस्तान के मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मनी की बुनियाद पर, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ की बुनियाद पर वो चिकनाचूर कर दी है। और चिकनाचूर किसने की है? एक शख्स है जो बड़ा दबंग है, अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की रवायती इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं, उसकी सोच और है। उसने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को बराबरी का मुकाम दे दिया। और कल तो उसने ये कहा कि 2 लीडर्स हैं साउथ एशिया के, एक नरेंद्र मोदी और एक आसिम मुनीर, उनको भी बराबरी का मुकाम दे दिया। हालांकि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है हिंदुस्तान का, सो कॉल्ड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और ये तो आर्मी चीफ हैं पाकिस्तान के। ही इज़ नॉट टेक्निकली और प्रोटोकॉल वाइज नंबर 1, और लेकिन डी फैक्टो तो ही इज़ द रियल बॉस। मगर वो तो हकीकत पसंद तो हैं। मैं कह रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप हकीकत पसंद तो हैं, उन्हें तो पता है कि पाकिस्तान में हु मैटर्स, ये तो है। जी अमेरिका में याद है मैं रहा था, 4 साल पढ़ता रहा था, तो पहला पूछते थे किसी इदारे के बारे में, टेल अस हु इज द बॉस, हु टेक्स द डिसीजन, हु इज द डिसाइडर। तो वो पसंद करते हैं बॉस से बात करने के, क्योंकि बॉस फिर फैसला कर सकता है, यानी कि और उनके सबॉर्डिनेट नहीं कर सकते। बाकी तो वो समझते हैं ना सबॉर्डिनेट्स हैं। तो वो सही कह रहे हैं आप, हकीकत पसंद है। तो उस हवाले से, और फिर कश्मीर के मसले को जिंदा कर दिया उन्होंने। और फिर उसने जब पाकिस्तान की तारीफ करता है तो वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के तनकीद है, क्योंकि वो समझता है डीप डाउन, ट्रंप कहता है आई लाइक विनर्स, आई डोंट लाइक लूजर्स। उसने कहा ये पाकिस्तान छोटा सा मुल्क है यार, 25 करोड़ का, इसने जो 1.25 अरब की आबादी है, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन हिंदुस्तान को शिकस्त दी, और इनकी जान है, इनकी फ़ौज में करंट है, और हिम्मत भी है, हौसला भी है, और की मिलिट्री लीडरशिप भी मजबूत भी है, दबंग भी है, दलेर भी है। तो इनसे मिले, जरा इनसे बातचीत करें। और ये तो अच्छे लोग हैं, और ये हमारे दो बड़ी अहम बातें की। तो ज़ाहिर है कि जो भारत को बहुत तकलीफ है कि जी दोबारा हाइफनेट कर दिया, पाक भारत अब बात हो रही है, बार बार कश्मीर की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को चौथी बड़ी मईशत कहते हैं। वो कहते हैं जी वी आर पार्ट ऑफ बिग बॉयज़ क्लब नाउ।
मैं उनका रद्देमल जब देखता हूँ तो उसमें वो मैच्योरिटी नज़र नहीं आती कि जो आनी चाहिए। ठीक है, स्टेट क्राफ्ट में आपको धचके भी लगते हैं, आपकी तवक्कुआत पूरी भी नहीं होती, लेकिन आपका जो रद्देमल होता है वो रिस्ट्रेंड होता है, वो भी एक आलमी ताकत के साथ जो आपकी पार्टनर है, आप तस्लीम करें ना करें। तो ये जो मुझे रद्देमल जो है उनका, इसकी क्या लॉजिक है कि एक बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें नज़र आ रहा है, कोई जिल्टेड लवर वाला रवैया हुआ है। जी देखिए जी, हिंदुस्तान आमिर ज़िया साहब बहुत बड़ा मुल्क है साइज के हवाले से, लेकिन उनका जो सोच है और ख़ास तौर पर ये हिंदुत्व वाले जो हैं मोदी एंड कंपनी, इनकी सोच बड़ी नैरो माइंडेड और बुग़्ज़ और नफ़रत की बुनियाद पर सोच है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के हवाले से और मुसलमानों के हवाले से। उनको इशू कश्मीर नहीं है, उनका इशू दहशतगर्दी नहीं है, उनका इशू इंडस वाटर ट्रीटी नहीं है, उनके लिए मेन इशू पाकिस्तान है। पाकिस्तान का वजूद उनको खटकता है, ये तकलीफ होती है, और वो पाकिस्तान को कमज़ोर देखना चाहते हैं। और अब पाकिस्तान माशाल्लाह अल्लाह के फल से बहुत मजबूत है, बल्कि हमारी ये सिचुएशन हो गई है आमिर साहब के बैक वक्त चीन, अमेरिका, रूस और ईरान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं, और इन चारों ममालिक आपस में उनके इख्तलाफात अपनी जगह, पाकिस्तान के हवाले से उनको एक एतमाद का और इज्जत का रिश्ता है, चाहे चीन हो या अमेरिका हो, रूस हो और ईरान हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बड़ा आम नुक्ता है। जी बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं जरा ख़त्ता कलाम में यूँ कह रहा था कि तो ये आप देखें ना कि जी, अच्छा आप अपना ख्याल मुकम्मल कर लें पहले जनाब। ये मैं कह रहा हूँ कि ये वी आर एट द सेंटर स्टेज, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जियो पॉलिटिक्स का और जियो इकोनॉमिक्स का, उसमें हमारा एक कलीदी किरदार है। और हमने हिंदुस्तान को बता दिया कि साइज डज नॉट इक्वल स्ट्रेंथ। उनका ख्याल था ना साइज की वजह से, साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता जी। साइज तो फिर क्यूबा का बड़ा छोटा साइज है, वियतनाम का साइज बड़ा छोटा था, अफगानिस्तान का साइज बड़ा छोटा था, उन्होंने सुपर पावर्स को हरा दिया। तो ये बात नहीं होती आप में कितनी हिम्मत है, कितना हौसला है, कितनी सलाहियत है, कितनी अपनी जान कितनी है आपके कौम में और आपकी मुसल्लह फ़ौज में और आपकी क़यादत में। जी बिल्कुल, लीन, एफिशिएंट एंड स्ट्रॉन्ग, और ज़्यादा मतलब वो बड़ा पुरअसर चीज़ होती है। Absolutely. अच्छा, अब इसमें एक बात है कि हमने देखा कि ज़ाहिर है कि जो मुलाकात, इसका सिम्बलिज़म, अलामत बहुत बड़ी है, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात में बहुत मरतबा जो है उतार चढ़ाव आया। हम लोग जो है, पाकिस्तान जो था मोस्ट अलाइड एलाइड के स्टेटस हमें मिला, फिर मोस्ट सैंक्शनड अलाई का भी हमें स्टेटस मिला। आप याद करें, आपने तो हर चीज़ अपनी निगाहों के सामने देखी है। तो क्या ये मुलाकात कोई एक नया फ्रेमवर्क की तरफ जा सकती है? ये जो मुलाकात है कोई बुनियाद डाल सकती है, कोई नई जहद दे सकती है पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को? उसकी बुनियाद क्या होगी? ये नई जहद दे सकती है जी, इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं, जो अमेरिकी सदर है, उसकी रवायती सोच नहीं है। जो अमेरिकन सिस्टम है वो बहुत हिंदुस्तान नवाज है, वो पाकिस्तान के साथ इतना करीब नहीं। जो CIA है, जो उनकी स्टेट डिपार्टमेंट है, या इस जो और काफ़ी पेंटागन के लोग भी पहले थे, अब शायद फ़र्क पड़ गया हो, लेकिन सदर ट्रंप जो हैं ख़ुद, उनकी सोच मुख्तलिफ है। वो रवायती नज़र से नहीं देखते हिंदुस्तान के हवाले से। और दूसरी बात है, एक तो ये ट्रंप फैक्टर हो गया जो वाज़े है, दूसरा है कि मई के जो चपकलिश हुई है पाकिस्तान हिंदुस्तान की, जिसमें हमने शिकस्त दी इंडिया को, उसमें पाकिस्तान के को भी अब नए जाविये से देखा जा रहा है। पाकिस्तान का एक नया एहतराम और मुकाम का रिश्ता हो गया है, और हिंदुस्तान को भी नए जाविये से देख रहे हैं कि यार ये तो मुल्क पाकिस्तान का नहीं टक्कर ले सकता, इसने चीन का क्या मुकाबला करना, और ये तो हमारा कोई पुरइत्माद हलीफ ही नहीं है, इनमें तो बड़े मुश्किलात हैं, मसले मसाइल हैं। और हिंदुस्तान को भी अब उस तरह जो एक पिलर था इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का, मैं कहूँ वो नज़र नहीं आएगा। और तीसरा बात जो फैक्टर है, मैं समझता हूँ कि इसको दुनिया में एक तब्दीली आ रही है बहुत बड़ी, जो ताकत का तवाज़न है, बैलेंस ऑफ पावर, वो शिफ्ट हो रहा है वेस्ट से ईस्ट में। उसमें हम एक महवर हैं, क्योंकि हमारे चीन से बड़ा करीबी रिश्ता है। हम इस खत्ते में एक हब हैं रीजनल कनेक्टिविटी के, वस्ती एशिया के साथ, खलीजी ममालिक के साथ, ईरान अफ़गानिस्तान के साथ, जनूबी एशिया के छोटे ममालिक के साथ। तो उस हवाले से ये जो नए हकीकत, न्यू रियलिटीज़ जो इमर्ज हुई हैं, पाकिस्तान और अमेरिका इसको समझता है कि पाकिस्तान कैन बी ए गुड पार्टनर, क्योंकि पाकिस्तान की आउटरीच ऐसी है कि हमारी आउटरीच वाशिंगटन DC में भी है, वेस्ट में भी है, हमारी
बीजिंग में भी है, हमारी मॉस्को में भी है, हमारी तेहरान में भी है, हमारी रियाद में भी है, हमारी इस्तांबुल में भी है, और इवन अफगानिस्तान। एंड तो हमारा जो रोल है और लोकेशन है उससे हमारा एक मुख्तलिफ में बहुत ज़्यादा और मिलता है, मुख्तलिफ रोल अब समझा जा रहा है। इसमें एक और जो बात आपने बड़ी अहम बात की वो ये कि जनाब ट्रम्प फैक्टर बड़ा डिसाइसिव है आज के हालात में, लेकिन इंस्टीट्यूशंस की भी अपनी एक ताकत होती है कि इंस्टीट्यूशंस जो है बाज़ औक़ात वो इंडिविजुअल का फैक्टर है उसकी बात मान लेते हैं, और बाज़ औक़ात इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रिवेल करता है। जैसे कि आपने फरमाया कि अमेरिका के जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत नवाज रहे हैं, आज से नहीं, मतलब है उनकी पहली चॉइस जो था वो नेहरू था, और वो ज़ाहिर है कि नेहरू क्योंकि नॉन लाइन था तो फिर पाकिस्तान की तरफ तवज्जो हुई थी अमेरिका की। तो ये भी हकीकत है। तो ये ट्रम्प फैक्टर कितना प्रिवेल करेगा और हमारी क्या हकीकत पसंदाना जो है तवक्कुआत होनी चाहिए अमेरिका से, खुसूसन जब भारत से हम तकाबुल करें? जी, मेरे ख्याल में ये ट्रम्प फैक्टर फिलहाल प्रिवेल कर जाएगा, क्योंकि ट्रम्प फैक्टर सिर्फ ट्रम्प नहीं है, ट्रम्प ने अपनी टीम भी इंस्टॉल कर दी है। मसलन मैं आपको देख रहा हूँ पेंटागन में जो की कमांड है उनका सेंट्रल कमांड, उसमें कौन है? जनरल एरिक कुरेला, और जनरल एरिक कुरेला इज द फेवरेट जनरल ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, और वो फेवरेट जनरल है पीट हेग्सेट का जो उनके वजीर दिफा है। और वो ये जो जनरल एरिक कुरेला है ही इज़ वेरी प्रो पाकिस्तान। इसका टाइटल भी लोग कहते हैं, इसको दबंग आदमी है वो भी, द गोरिल्ला। अच्छा। बड़ा टफ जनरल है। वो कहता है कि पाकिस्तान इज़ अ फिनोमिनल पार्टनर ऑफ अमेरिका, और मेरे ख्याल में इस मुलाकात में भी उसका इनपुट होगा। उसने कहा होगा कि यार पाकिस्तान और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज हमारे लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकती है, हमें तावन करना चाहिए। इन्होंने डिलीवर किया काउंटर टेररिज्म में, इन लोगों में जान है, ये प्रोफेशनल फोर्स है, इनसे अच्छे ताल्लुकात बना के रखो। और उसकी भी रिकमेंडेशन ये होगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो पेंटागन के अंदर ये इस किस्म की लॉबी बन गई है पाकिस्तान की, वो और प्लस जो ट्रम्प की अपनी सोच है, और कुछ लोग मेरे ख्याल हिंदुस्तान से भी नाला है। हिंदुस्तान से डील करना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान में एक तो एक बड़ा बदबूदार किस्म की मजहबी इंतहा पसंदी के अलावा उनका अपना एक सेल्फ स्टाइल्ड पॉम्पसनेस भी है, एरोगेंस। अपने आप को कहते हैं हम बड़ी शह हैं, लेकिन साथ दौरे मेयार भी हैं, बातें और करते हैं, करते कुछ और हैं। कहते हैं कि जी हम तो अमेरिका के साथ हैं, लेकिन यूक्रेन पर वो रूस का साथ भी देंगे, क्योंकि रूस से भी मतलब निकालना है। तो वो थोड़ा सा देखते हैं कि इंडियंस आर मोर डीवियस, पाकिस्तानीज आर मोर स्ट्रेट एंड मोर खुला डुला, मोर अपफ्रंट। या आपने बड़ी अहम बात की हिंदुस्तान की नजरियात, वो जो मुझे जुमला है कि एरोगेंस है लेकिन बगैर हुस्न के है, ये भी एक बड़ा मसला है भारत के साथ, कि मतलब नखरा है लेकिन उसमें वो नहीं है ना। अच्छा, लेकिन एक और बात आपने बड़ी अहम बात की कि पाकिस्तान का बैक वक्त जो है अमेरिका के साथ, चीन के साथ, ईरान के साथ, रूस के साथ, सबके साथ हमारे ताल्लुकात हैं, और दीगर कई ममालिक के साथ जिनके आपस में बाहमी इख्तलाफात हैं। तो ये खुद इस चीज़ को मैनेज करना मुशाहिद साहब कितना बड़ा चैलेंज है स्टेट क्राफ्ट में, खुसूसन इजराइल ईरान तनाज़ा जारी है, जंग जारी है। हमें पता है कि जो सोलमेट है अमेरिका का वो एक तरह से इजराइल है। तो ये जो एक बैलेंसिंग एक्ट है हमारे लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि अपने आप को उस आग से दूर भी रखें और साथ साथ जो एक असूली मौक़िफ़ है उस पर कायम भी रहें। जनाब, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इसको हमने दानिशमंदी और दलेरी के साथ हैंडल करना है। दलेरी का मिसाल मैं देता हूँ कि हमने जो इवन परसों जो तकरीर की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम ईरान के खिलाफ इजरायली जारियत की मजम्मत करते हैं, और हम चाहते हैं कि अमेरिका फौरी तौर पर सीज़ फायर कराए, जंग बंदी करे, क्योंकि जंग के नताइज ख़तरनाक हो सकते हैं इलाके में। तो एक हमने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया है जो ईरान के हवाले से, जो बाकी शायद ममालिक ने इतना नहीं खुल के किया जितना हमने किया है, यूएन में किया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में किया। हालांकि जब हमारा मसला हुआ था हिंदुस्तान के साथ तो ईरान खुल के हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ था, लेकिन हमने हमारा तो एक असूली मौका। आपने जुमला कहा तो हमारे लिए एक जो मैं ये कह रहा हूँ, आपने जुमला कहा कि दानिश और दिलेरी, अब ये कम्बिनेशन बड़ा मुश्किल होता है वैसे, और उसमें नुकसान भी हो जाता है बाज़ औक़ात। दिलेर होना बाज़ औक़ात अच्छी अलामत नहीं मेरे ख्याल में। जी, मेरे ख्याल में हमने ये मुजाहरा कर दिया, कम से कम हमारी फौजी क़यादत ने, कि मई में जो चपकलिश हुई हिंदुस्तान के साथ उसमें दानिशमंदी भी दिखाई और दलेरी भी दिखाई। दलेरी से हमने हिंदुस्तान को शिकस्त दी, और जब वक्त आया अमन का तो हमने उसमें दानिशमंदी से हैंडल किया सीज़ फायर को भी। अच्छा, अब मुझे बताइए, इट्स नॉट इजी बट इट्स डूएबल, इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स डूएबल, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी ईरान और इजराइल तनाज़े के हवाले से रूस और चीन
दोनों तरफ से एक ही पैगाम गया अमेरिका को कि जी जंग का दायरा कार नहीं फैलना चाहिए। और ज़ाहिर है कि कल तक परसों तक जो आसार थे कि जी अमेरिका बरह रास्त कूदेगा इस लड़ाई में, लेकिन आज जो है ट्रंप साहब ने कहा जी इसके ऊपर कोई फैसला नहीं हुआ है। आपके ख्याल में कहाँ तक ये जो रिस्ट्रेन अमेरिका जो है, क्या इस बात का वाकई खदशा है कि रिस्ट्रेन शो करेगा या कूद पड़ेगा इसराइल की मदद को अगर जंग जो है तवील होती है और इसराइल के नुकसानात बढ़ते हैं? मेरा अपना मुशाहदा ये है कि ट्रंप जंगजू नहीं, ये कोल्ड वॉरियर नहीं है, इसको फंसा दिया है इजरायली लॉबी ने। और मेरे ख्याल में नेतन्याहू ने, ट्रंप का थोड़ा स्टाइल जो है ना वो खुला डुला देसी पंजाबी स्टाइल है, वो जल्दी एक्साइटेड हो जाता है, कभी इम्पल्सिव हो जाता है। उसको कहा होगा नेतन्याहू ने आज फिक्र ना करें जी चिड़ी नहीं फटकेगी, वो फिदन 48 आवर्स ईरान कोलैप्स हो जाएगा जैसे इराक हुआ था, और आप ये फतह होगी हमारी और आपको क्रेडिट मिलेगा। तो वो थोड़ा बहुत वो इनिशली ज़ुबानी जमा खर्च कूद पड़ा ट्रंप इसमें, उसने इमदाद भी दी और उसने बयानात भी सख्त दिए अनकंडीशनल सरेंडर के। लेकिन मेरे ख्याल में कल की मुलाकात जो हमारे आर्मी चीफ की भी हुई, फिर उनको जो चीन और पुतिन और शी जिनपिंग ने भी मशवरा दिया, और प्लस जो उनका अपना मेगा बेस है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका बेस है जिसमें टकर कार्लसन हैं, स्टीव बैनन हैं, मार्जरी टेलर ग्रीन वगैरह हैं, वो सब कह रहे हैं कि जनाब आप क्या कर रहे हैं, ये तो इसराइल की जंग है, इसके हमारा क्या ताल्लुक है, मेजॉरिटी ऑफ अमेरिकन अवाम तो जंग के खिलाफ है। तो वो मेरे ख्याल में एक सेकंड ओपिनियन मिल रहा है उसको। अच्छा, लेकिन एक और बात मुशाहिद साहब आपके भी मुशाहिदे में आई होगी कि इसराइल के, आपको लगता है कि जी फाल इत्तेहादी हैं, ईरान जो है मतलब है कि ठीक है ईरान की हमदर्दी में बयानात बहुत आ रहे हैं, हर मुल्क दे रहा है, बहुत अक्सरियत है अगर जनरल असम्बली की अक़वाम मुत्तहिदा की बात करें, लेकिन फाल इत्तेहादियों से महरूम है वो। तो कितना बड़ा ये एक फैक्टर है जनाब? ये एक बड़ा फैक्टर है, ये अफसोसनाक फैक्टर है कि ईरान ने थोड़ा सा मेरे ख्याल में माजी में कुछ गलतियां भी की, खारजा पॉलिसी में कुछ ज़्यादा ही पंगे ले लिए इस खत्ते में, और ईरान ने उसकी वजह से आपने देखा कि वो हिजबुल्लाह भी और फिर उसके अलावा हूतीज़ भी और थोड़ा सा स्प्रेड आउट कर लिया, और दूसरा एक सिक्योरिटी ब्रीच भी उनकी हो गई। तो ईरान इसराइल के मुकाबले में तनाह है, गो के पाकिस्तान, तुर्की, अल्जेरिया, चीन, रूस उनके साथ खड़े हैं सफारती हवाले से, सियासी हवाले से, लेकिन ओवरऑल ईरान अमलन तना है। बहुत आपने अच्छा नुक्ता उठाया, अमलन वो अकेला है, अमलन अकेला है। अच्छा, क्या इस बात का खदशा है, अंदेशा है, और इजरायली कहेंगे उम्मीद, लेकिन हम लोग कहेंगे अंदेशा और ख़तरा कि ईरान के अंदर से कोई तब्दीली आ जाए, इस बात का इम्कान है? मुझे नज़र नहीं आ रहा, वो उनका सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये ज़रूर है कि ईरान के अंदर पेनिट्रेशन ज़रूर हुई है मोसाद की, ईरान की सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और फेलियर हुआ है कि देखें ना, पहले दिन ही उन्होंने सारी मिलिट्री हाई कमांड, उनके साइंटिफिक इस्टेब्लिशमेंट, उनके जो लोग जिन्होंने मुज़ाकरात कर रहे थे विद अमेरिका, सबको साफ कर दिया। इसका मतलब उनकी इंटेलिजेंस इतनी अच्छी थी कि उनको मालूम था कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ रह रहा है। तो ये तो बड़ा फेलियर हुआ ना। उससे पहले इस्माइल हानिया को शहीद किया गया, वो भी तेहरान में किया गया, बल्कि ईरानी फॉरेन मिनिस्टर आए थे अब्बास अरगची 2 महीने पहले, तो मैंने उनको ये खदशा भी जाहिर किया था, मैंने कहा हमें बड़ा तशवीश है। अच्छा। हम समझते थे आपका सिस्टम बड़ा फुल प्रूफ है, लेकिन आपका सिस्टम तो फुल प्रूफ नहीं है, आपके तो सिक्योरिटी बड़े खामियां हैं, कोताहियां हैं और आपके फेलियर्स हैं। अच्छा, इसी से मेरा आखिरी सवाल भी कर रहे हैं हम, इंशाल्लाह ठीक कर लेंगे। मेरे आखिरी सवाल भी और इसी से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि ईरान एक नज़रियाती मुल्क है, मतलब एक मजहबी रियासत है, वहाँ का जो मतलब है जो रूलिंग क्लास है उनकी, या जो रूलर्स हैं, क्या ये वजह से एक तो सिफारती सतह के ऊपर ज़रा सा तना है, फिर अंदर भी उनकी ऐसी आवाज़ें कि जो उनकी जो कहते हैं ना कि जो मज़हब को जिस तरह से वो इन्फोर्स करते हैं तो लोगों को ज़रा सा दुखी कर देते हैं, और रद्द-ए-अमल में जाकर मतलब है आप वो मिल जाते हैं दुश्मनों के साथ, ये खदशा है, इम्कान है? उसमें ये भी फैक्टर है कि कई जगह घुटन भी हो जाती है, जैसे वो उन्होंने मिस हैंडल किया था वो जो कुर्दिश लड़की का अफसोसनाक वफात थी, महम हमसा का 2 साल पहले, और वो काफ़ी एजिटेशन भी हुई, उसमें काफ़ी सख्त उन्होंने कार्रवाई की। तो मेरे ख्याल में वो बहुत सख्तियाँ जबर की वजह से भी कुछ रद्द-ए-अमल हुआ। फिर जो पुरानी मुजाहिदीन खल्क ऑर्गेनाइजेशन है उनके भी बाकियात हैं, फिर इजरायली जो लॉबी है या इजरायली जासूसी एजेंसी है मोसाद, उसके भी पेनिट्रेशन है, और कुछ लोग तो बदजन होते हैं, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल में जो उनका रेवोल्यूशनरी सिस्टम उन्होंने बना लिया है 1979 के बाद, 46 साल तो हो गए, 46 ईयर्स, वो कायम और दायम है। देखें ना, आपने इतनी
असैसिनेशन के बाद रहबर जो है वो भी कायम और दायम है और उन्होंने कह दिया कि हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। तो ये भी बड़ी एक हिम्मत का मुजाहरा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त भी तेल अवीव के अंदर मिसाइल तेल अवीव के अंदर भी मिसाइल गिर रहे हैं। दुरुस्त अभी देखे ना, मोसाद के हेडक्वार्टर को अटैक कर दिया उन्होंने। तो ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया मुशाहिद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, आपने मुशाहिद साहब की बड़ी पुरमख्स किस्म की गुफ्तगू सुनी, मुख्तलिफ पहलुओं जो समझ में आने वाली बात है कि ठीक है कि ये जो ईरान इसराइल तनाज़ है उसमें बहुत सारी रियासतों के लिए जो एक सबक है वो ये कि जी अपने मुल्क में कौमी यकजहती जो है वो कितनी ज़रूरी है ताकि आप दुश्मन का जो है मुकाबला सही तरह से कर सकें, किसी को आपके अंदरूनी तज़ादात को इस्तेमाल करने का मौका ना मिले, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो कुछ बात करेंगे बजट की। सुना है कि जनाब नून लीग ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया, पीपल्स पार्टी के तज़ादात दूर कर दिए। हम बात करेंगे इसी मौजू के ऊपर, अहम मौजू पर। हमारे साथ होंगे नवेद कमर साहब, हमारे साथ रहिएगा। बजट के हवाले से बड़ी खबर यह है कि नून लीग ने बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मना लिया और अब बजट जो है वो बासानी पार्लियामेंट से मंजूर हो जाएगा। ऐसा करने के लिए नून लीग को पीपल्स पार्टी के चंद मुतालबात मानना पड़े। इनमें सरफहरिस्त सोलर पैनल्स पर तजवीज़ करदा जनरल सेल टैक्स को 18% से कम करके 10% करना है। इसी तरह डिजिटल सेल टैक्स बदस्तूर जो है वो सूबों के पास रहेगा। इसके अलावा सिंध की जामियात की फंडिंग में कटौती का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया। ये बदस्तूर जो है 4.7 बिलियन रुपए रहेगी। जो हुकूमत ने काम किया था उसने इसको काट कर जो है 2.6 बिलियन रुपए कर दिया था। PWD के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो दीगर 3 सूबों की तरह सिंध में भी पाकिस्तान इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के पास रहेंगे। यकीनन ये बड़ी कामयाबी है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी जो है आम पाकिस्तानी का मुकदमा जो है लड़ पाई है, जिसे दूध से लेकर दवा तक अब महंगे दामों मिल रही है? वो पाकिस्तानी जो आमदनी, खर्च और बचत हर मरहले पे जो है टैक्सों की सूरत में ज़र कसीर जो है वो शहबाज हुकूमत की नज़र करता है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम नवेद कमर साहब, चेयरमैन हैं नेशनल असम्बली की फाइनेंस कमेटी के। नवेद कमर साहब, 4 बड़े मुतालबात जो हैं आप लोगों ने नून लीग से मनवा लिए, ये हकीकी मुतालबात है, एक तरह की फेस सेविंग है, क्या कहेंगे? नहीं, ये हकीकी हमारे इश्यूज थे जिसको हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप किया था। बिकॉज हमारा एक तो सबसे बड़ा इशू ये था कि जो 18% टैक्स लगाया गया सोलर पैनल्स पे, उसके नतीजे में जो मुल्क में क्लीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं उसमें जाहिर है कि एक दिक्कत पेश आएगी और ये एक एडिशनल कॉस्ट आएगी किसी भी। सिंध गवर्नमेंट का भी जो चेयरमैन का हमारे प्रोग्राम है ऑफ सोलराइजेशन फॉर द लोएस्ट इनकम ग्रुप्स, उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती। So it's not just the private sector but also the public sector जो both would have been affected। तो गवर्नमेंट ने इसको हाफ वे मीट किया है हमारे इस डिमांड को। अच्छा, कि वो जो हम कह रहे थे कि 0 करें, तो उन्होंने कहा कि फिर कॉम्प्रोमाइज ये है कि इस वक्त हम वो एक्चुअली तो हाफ पे 9% बनता है, लेकिन क्योंकि इनके स्लैब्स अब सिर्फ 3 हो गए तो दे ब्रॉट इट डाउन टू 10%। और 10% का इफेक्टिवली मतलब ये हुआ कि जो सोलर पूरा जो यूनिट है, क्योंकि उसमें काफी सारे लोकल कंपोनेंट भी है, तो वो कोई 4.5% पे जो है वो उसका असर पड़ेगा। हाँ। अच्छा, उसी तरह आप लोगों ने ज़ाहिर है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स जो थी वो 4.7 बिलियन रहेंगी, वो भी आप लोगों ने करा दिया। डिजिटल आप लोगों ने जो टैक्स था वो भी प्रोविंसेस के पास रहेगा और PWD के वो भी। लेकिन एक जो एहसास होता है नवेद कमर साहब कि ये जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे सेगमेंट्स को जो है फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, जो आपके चारों जो आपने मुतालबात मनवाए। आम आदमी का मसला ये कि जी दूध की कीमत अभी नया माली साल शुरू नहीं हुआ, लेकिन दूध की कीमत बढ़ गई, दवा की कीमत बढ़ गई, चावल लेने जाता है, आटा लेने जाता है, कीमत बढ़ गई। तो वो इम्पैक्ट आ गया है लोगों पर, जिससे एक आम आदमी बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। लेकिन आमिर, इशू ये है कि हम इस वक्त तो बजट रिलेटेड इश्यूज को क्या, एक ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ना अलग चीज है और बजटरी मेजर्स की वजह से कॉस्ट बढ़ना अलग चीज है ना, कि नया टैक्स कोई लगा हो इन सारे आइटम्स पे। बुलंद तो किए ना टैक्सेस, बहुत सारी चीजों पे बुलंद किए, इंसुलिन की सिरिंज पे बुलंद कर दिया, बहुत सारे नहीं वो उन पे है, उन पे जरूर है। देखिए, पहली चीज तो ये कि हमें जो स्ट्रेट जैकेट में एक चीज मिली है
कि आपके पास बजट डेफिसिट आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है, वही सबसे बड़ा मसला हो रहा है, क्योंकि उस लेवल की कंसल्टेशन भी नहीं हुई, टू बी ऑनेस्ट, जो हम चाह रहे थे। ये ज़रूर है कि हमें एक चीज़ दिखाई गई, लेकिन उस दिखाने के बाद भी उसमें चेंजेस आई और टैक्सेस बढ़ा दिए गए। मसलन ये सोलर वाला तो हमें दिखाने के बाद ये बढ़ा है, क्योंकि कहीं से लॉस हो रहा था तो उसको यहाँ से पूरा किया। तो इस लिहाज से तो है कि ओवरऑल तो बात सारी है कि आपको इन्फ्लेशन को अगर नीचे लाना है, जो कि समहाउ गवर्नमेंट एक हद तक कामयाब जरूर हुई है इन्फ्लेशन रेट पे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, लेकिन जिस तेजी से बढ़ रही थी वो जरूर स्लो डाउन हुआ है। लेकिन अगले साल में ये चीजें फिर ऊपर जाने का अंदेशा इसलिए है कि एक मेजर आपका जो इम्पोर्ट बिल का हिस्सा है वो आपकी ऑयल प्राइसेस हैं, और जो हमारे इस वक्त ईरान इसराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके नतीजे में प्राइसेस फिर से ऊपर जाना शुरू हुई हैं। और पता नहीं कहाँ तक, कितने हद तक ये क्राइसिस रहता है और कितने हद तक जो है वो प्राइसेस बढ़ेंगी। लेकिन वो डेफिनेटली अगर बढ़ना वहां शुरू हुई तो वो सारा का सारा उसका इम्पैक्ट आवाम पे ही आएगा। बल्कि तो बजट पूरा आप लोगों का आउट हो जाएगा, मतलब बजट जो है उसमें बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी, नंबर सारे बदल जाएंगे। जी हाँ, काफी हद तक बदलेंगे, लेकिन गवर्नमेंट उसको जो है वो खुद नहीं एब्जॉर्ब करने के पोजीशन में। मेरा ख्याल है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली कह दिया है कि ये सारा का सारा पास ऑन होगा। सो वी हैव टू ब्रेस फॉर दैट, वी हैव टू ब्रेस फॉर दैट। ये तो आपने बड़ी अच्छा कहते हैं खतरनाक बात बता दी हम पाकिस्तानी के लिए। आपके ख्याल में इन पॉलिसीज का जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स पे क्या होगा? जो आप लोग कहते हैं कि जी वी आर प्रो पीपल, हम आवाम की भलाई के लिए फला काम करते हैं, ये करते, तो उसका एक मनफी अमल आएगा, असर आएगा आपकी सियासत पे? आप लोग क्या वो लेकिन नहीं, आपने वो तो किसी भी दो वी आर नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन एक ना एक जो भी मसला आएगा तो वो डाउनवर्ड जाहिर है ट्रांसलेट होता है। कुछ चीजें पॉजिटिव भी हुई हैं, चले उसकी भी तो बात करें। जब फॉर एग्जांपल BISP के प्रोग्राम के लिए जो आउटले है बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, मतलब जब पैसे मिलेंगे BISP रेसिपिएंट्स को उसमें भी इजाफा होगा और जो नंबर ऑफ रेसिपिएंट्स हैं उसमें भी इजाफा होगा। तो कम से कम जो सबसे गरीब तबका हमारा है उसको कुछ न कुछ रिलीफ बिल्कुल जो बिल्कुल उसमें है कम आमदनी वाला उनको, लेकिन सर मिडिल क्लास को, लो इनकम देखो अनफॉर्चुनेटली वो वाला जो हिस्सा है वो एज पर वर्ल्ड बैंक अब बहुत बड़ा हमारा पॉपुलेशन का हिस्सा बन गया है कि आई थिंक 42% है या क्या, और वो मजीद लोग शामिल हो रहे हैं जो पॉलिसीज हैं। अच्छा मुझे बताइए एक और चीज़ जो बहुत लोग कहते हैं कि ठीक है आप आवाम कुर्बानी दे रही है। मैंने आपसे एक और प्रोग्राम में भी यही सवाल किया था, आपने कहा था सिंबॉलिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, लेकिन ज़ाहिर है कि लोग कहते हैं कि हुकूमती खराजात में कमी, किफ़ायत शारी, बचत वो क्यों नहीं होती? चले सिंबलिज्म भी हो, लेकिन कहते हैं एवरी पेनी काउंट्स एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, अब मैंने ये नहीं कहा कि वो सिंबॉलिक ना हो। मेरा ये था कि अगर सिर्फ सिंबॉलिक के पीछे हम जाते रहे और असली जहाँ पे जो पैसा जा रहा है उसको रिफॉर्म ना किया तो फिर तो बेकार बात है ना वो। तो एंड देयर आर लॉट ऑफ होल्स स्टिल इन द गवर्नमेंट जिस पे उनको वर्क करना चाहिए। अवाम को जो है बेरोजगार किए बगैर ये अगर स्क्वीज करेंगे, हमारा जो पेंशन का हिस्सा है उसको में भी रिफॉर्म की जरूरत है। कई चीज एरियाज हैं जिसमें बेहतरी आ सकती है। लेकिन वो जो मैं सिंबलिज्म की बात करता हूँ कि भाई वज़ीर-ए-आज़म हाउस का खर्चा ना बढ़े, मतलब पार्लियामेंट का खर्चा ना बढ़े, तो यहाँ पे कुछ अफसरशाही की गाड़ियाँ जो है नई नई लेके दी जा रही हैं उसको ज़रा सा कम कर लें। मतलब वो टमाटर देखने के लिए अगर वो बड़ी सी 4 व्हीलर में आ रहे हैं आपके असिस्टेंट कमिश्नर, उसकी प्राइस देखने के लिए, तो लोग तो हंसेंगे भी और इतराज़ भी करेंगे। नहीं वो बिल्कुल एतराज़ दुरुस्त भी है। पहली चीज़ तो ये कि हम एक पॉलिसी का जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज और ये मौजूदा नहीं बल्कि उसके पिछले 2-3 गवर्नमेंट्स को आप लाइन से अगर देखें तो एक बहुत आसान चीज़ वो करते हैं कि जी
नो न्यू व्हीकल्स टू बी बॉट, कोई भी नई गाड़ी नहीं खरीदी जाएगी। ओके फाइन। लेकिन मसला ये हुआ कि अगर 20-20 साल तक आप गाड़ी रिप्लेस नहीं करेंगे तो उसको मेंटेन करने की कॉस्ट भी जो है वो नई गाड़ी से बढ़ जाती है। तो उसमें एक तवाज़ुन जरूर रखने की जरूरत है। बड़ी गाड़ियों की बात नहीं है, सिर्फ एग्जिस्टिंग गाड़ियों की जो है उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए आपको कुछ मेजर जरूर लेने होते हैं। अच्छा, एक तो मसला ये कि वो आपसे हमेशा हमें 10 मिनट का सेगमेंट मिलता है, आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो बहुत सारी बातें रह जाती हैं। मैं क्विकली चाहूँगा एक सवाल पे अगर आप हमें वो कर सकें, FBR के मुतनाज़ इख्तियारात पर इस पे कुछ नज़र है कि उसको जो उसको डरा दिए लोगों अच्छा जी अच्छी खासी डिबेट हो रही है और अभी भी जो है वो पोर्शन अप्रूव नहीं हुआ है। कल से हम इनकम टैक्स भी देखना शुरू करेंगे, लेकिन ये जो सेल्स टैक्स वाला खासकर जो ड्रैकोनियन मेजर्स हैं जो कि उस पर बहुत पब्लिक में भी एक वो है और बिजनेसेस में खासकर उसको सारा रिवर्ट कर रहे हैं हमने, क्योंकि हमारी दो पैरेलल प्रोसेसेस चल रही हैं, एक सेनेट की फाइनेंस कमेटी, एक नेशनल असेंबली की फाइनेंस कमेटी। तो क्योंकि वहाँ लॉयर्स वगैरह भी हैं सेनेट में, तो हमने कहा कि चलें जो सेनेट फाइनली निगोशिएट करके जो वर्डिंग लाएगी, एंड उसमें कुछ सेफगार्ड्स भी डाल रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं कि कैसे ये ट्रिगर होगा और मतलब कि किसी आयोग के कहने पे हर चीज जो है वो ब्लॉक ना हो जाए। तो वी आर लुकिंग एट इट माइन्यूटली। हो सकता है कि बिल्कुल के गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि उसको हर्ट किए बगैर जो है आप रेवेन्यू बढ़ाया जाए, उसके बाइट है वो निकाल सकें। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, यहाँ पे एक मुख्तसर वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अभी आपने नवीद कमर साहब की गुफ्तगू सुनी, तो बात ये कि हकीकत है कि जो IMF का प्रोग्राम हमें इस मरतबा मिला है, ये तारीख़ का सख्त तरीन प्रोग्राम है, फ्रंट लोडेड प्रोग्राम है और हुकूमत के पास जो है मैन्यूवर करने की गुंजाइश ना होने के बराबर है। लेकिन ठीक है, अगर इस प्रोग्राम पे अमल करना बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कम अज़ कम हुकूमत को थोड़ी सी अपनी बेल्ट टाइटनिंग करे, थोड़ी सी अपनी किफ़ायत शारी करे, पैसे बचाए, अपने खर्चे कम करे। वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जोश जज्बा नज़र नहीं आता कि जहाँ पर अपने कहते हैं ना कि पेट के ऊपर आपको ज़रा सी कमर कसनी होती है, सारा जो मतलब है मलबा गिर रहा है वो एक आम पाकिस्तानी पे गिर रहा है। इसी के साथ आमिर ज़ैद को अगले प्रोग्राम तक की इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।